अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिपिड्स। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो है ना वो लिपिड्स के स्ट्रक्चर को बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, हम लोग आज उसके जो है ना वो दो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इन दोनों कंपाउंड्स का एक्चुअली जो है ना वो फंक्शनल रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग जो है ना वो इन दोनों लिपिड्स को ख़ास तौर पर जो है वो आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहला लिपिड जो आ रहा है हमारे पास और जिसके स्ट्रक्चर को हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है जी फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोगों ने ऑलरेडी इससे पहले भी डिस्कस कर लिया है। सो मैं यहाँ पर जो है ना वो एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा इसका। वो ये कि इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस वो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉइड से या ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल से जो है ना ये ड्राइव होता है। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के अंदर और इसके अंदर क्या मेजर डिफरेंस है? बेसिक चीज़ तो वही है कि इसके अंदर जो है ना बैकबोन होती है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल की, कि ये आपको जो है ना वो एक बैकबोन नज़र आ रही है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल को। और इसके साथ जिस तरह आप लोगों ने ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स के अंदर या ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर जो है वो पढ़ा था कि एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल ये है, दूसरा फैटी एसिड का मॉलिक्यूल ये है, जबकि तीसरे फैटी एसिड्स की जगह के ऊपर जो है ना वो फॉस्फेट ग्रुप लग गया है। सो फॉस्फोलिपिड्स, इसको फॉस्फेट की प्रेजेंट की वजह से ही जो है ना हम लोग इसको फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। जब इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है कि ये दो जो है ना हाइड्रोकार्बन्स की नॉन पोलर टेल्स बनती हैं। ठीक है, और ये जो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है ना, इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को इस फॉस्फेट ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से जो है ना एक नेगेटिव चार्ज या जो इसको हम लोग पोलर चार्ज कहते हैं वो मिल जाता है। ठीक है, फिर आगे इस फॉस्फेट ग्रुप के आगे मजीद जो है ना वो फर्दर इसके डेरिवेटिव्स जो है ना वो लगते रहते हैं। लाइक आप लोगों ने एसिटाइल कोलिन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सॉरी एसिटाइल कोलिन कह गया हूँ, जो है कोलिन का मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो जाता है, या बाज़ औक़ात जो है वो इनएसिटोल का मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है, और ये फिर उसके आगे फर्दर डेरिवेटिव्स बन जाते हैं कि फॉस्फेटिडाइल इनएसिटोल, फॉस्फेटिडाइल कोलिन, समथिंग लाइक दैट जो है ना, ये उसके आगे फर्दर डेरिवेटिव्स है। लेकिन जो बेसिक बैकबोन है ना फॉस्फोलिपिड्स के अंदर, वो एक्चुअली यही बनती है कि ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के एक कार्बन के साथ जो है ना वो फॉस्फेट ग्रुप का अटैच होना, और ये फॉस्फेट ग्रुप जो है वो इस ग्लोब्यूलर हेड को जो है वो एक पोलर नेचर प्रोवाइड करता है। अगर हम लोग इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो वो तकरीबन जो है ना वो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है कि पोलर हेड है हमारे पास राउंड शेप का, जो कि पोलर होने की वजह से हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। और जो इसकी ये जो हाइड्रोफोबिक या जिसको हम नॉन पोलर टेल्स कहते हैं, ये चूंकि नॉन पोलर हैं इसलिए जो है ना ये हाइड्रोफोबिक हैं, ये पानी से जो है वो दूर भागती हैं। सो इन दोनों स्ट्रक्चर्स की केमिस्ट्री की बेसिस के ऊपर ही ये वाले मॉलिक्यूल जब आपस में टेल टू टेल जो है वो एंड टू एंड जुड़ते हैं, तो ये इस तरह से जो है ना वो लिपिड बाइलेयर मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको हम लोग जो है ना सेल मेम्ब्रेन का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल कहते हैं। अब यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो ये कि ये जो हमारे पास लॉन्ग फैटी एसिड्स की चेन्स है ना, ये फैटी एसिड्स की चेन है नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर होने की वजह से आपको पता है कि इसके अंदर जो है ना किसी किस्म की कोई आयनिक कोई हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो डेवलप नहीं होंगे। इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो सम नॉन पोलर इंटरेक्शन वांडर वाल्स फोर्सेस डेवलप करती हैं इन हाइड्रोफोबिक चेन्स की वजह से, जिसकी वजह से इन हाइड्रोफोबिक चेन वाला रीजन जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है ना वो फ्लेक्सिबल रहता है, और इसी की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ना वो मोज़ैक इन नेचर होता है। वो जो है ना वो यूँ समझ लें कि जो है ना वो फ्लूइडिटी इन नेचर होता है, और उसी बेसिस के ऊपर हम लोगों ने फिर इसके मॉडल का भी जो नाम रखा था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल रखा था। सो आप लोग यहाँ से जो है ना एक अपने माइंड के अंदर रफली आइडिया इस तरह से लगा सकते हैं कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो एक ऑयल की जो है ना वो एक लेयर है, क्योंकि जो फैटी एसिड्स होती हैं, जो चेन्स होती हैं लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स, एक्चुअली ये इन नेचर जो है वो ऑयल की कंपोजिशन की होती हैं। ठीक है, और ऑयल बना रही होती हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ और नहीं है, सिर्फ एक जो है ना वो बारीक सी लेयर है ऑयल की, और उस ऑयल के अंदर जो है ना वो मल्टीपल पोजीशंस के ऊपर ये प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना और दूसरे मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। ठीक है, अब ये ऑयल जो है ये काफ़ी हद तक फ्लूइड इन नेचर है। ठीक है,
और हम जानते हैं कि सेल्स की शेप्स जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है ना वो फिक्स रहती हैं। लाइक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि एनिमल सेल्स की भी जो शेप्स हैं वो वेरी करती हैं फ्रॉम टिश्यू टू टिश्यू, ठीक है। लाइक स्मूथ मसल्स की बात करें तो वो इलोंगेटेड होंगे। इसी तरीके से हम लोग जो है ना वो नर्व टिश्यूज़ की बात करें तो वो जो है वो एक स्पेशल टाइप की स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर फॉर्म में होंगे, ठीक है। इसी तरह से जो है ना वो हम मल्टीपल टिश्यूज़ की बात करते जाएँ तो वो सेल्स जो हैं स्किन टिश्यूज़ डिफरेंट टाइप्स के होंगे। सो ये इनकी शेप जो है ना वो स्टिल जो है वो वेरी करती है। अगर ये ऑयल ही है, एक ऑयल का ड्रॉपलेट ही है, ऑयल के ड्रॉपलेट की तो कोई फिक्स शेप हो ही नहीं सकती। ऑयल का ड्रॉपलेट जो है वो तो अपनी शेप को चेंज कर सकता है। सो एक्चुअली उसका आंसर ये है कि चूंकि ये लिपिड बाय लेयर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिर्फ और सिर्फ लिपिड बाय लेयर से मिलकर नहीं बनती, बल्कि उसके अंदर बहुत से दूसरे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर के, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो है कोलेस्ट्रॉल का। ये कोलेस्ट्रॉल जो है ना इस लिपिड नेचर को की फ्लूइड जो मोज़ैक नेचर है, उस मोज़ैक नेचर को जो है ना वो फ्लेक्सिबल रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ये जो मोज़ैक नेचर है ये तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये किस नेचर का होता है, इसको हम लोग जो है ना वो डिस्कस करते हैं। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एनिमल स्टीरोल। स्टीरोल जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में पाया जाने वाला है। फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1784 फ्रॉम गॉलस्टोन, मोस्ट अबंडेंट इन एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है ये उसके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एड्रीनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, उसके आउटर रीजन के ऊपर जो है ना के पोर्शन को हम लोग कॉर्टिकल पोर्शन कहते हैं। देन जो है ना वो नॉर्मल नॉर्मल प्लाज्मा रेंज जो है वो 150 टू 200 मिलीग्राम पर डीएल होनी चाहिए। और ये रेंज आप लोगों को याद रखनी चाहिए, स्पेसिफिकली एमएलटी वाले था, क्योंकि उन लोगों ने ये जो है ना वो टेस्ट करना होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल की ब्लड के अंदर जो है ना मेजरमेंट्स के लिए। आपको पता है कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर हाई हो जाए तो बड़ी सीवियर किस्म की जो है ना वो एथेरोस्क्लेरोसिस और देन हम लोगों को हार्ट पेशेंट्स जो हैं यानी कि हार्ट अटैक को भी फेस करना पड़ सकता है। हैज़ नो टेस्ट और ऑर्डर, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ईथर क्लोरोफॉर्म। लाइक चूंकि ये भी नॉन पोलर है तो इसलिए एक नॉन पोलर जो सॉल्वेंट्स हैं उनके अंदर ये हल हो सकता है। हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। कंसिस्ट ऑफ 4 फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन रिंग्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी सी डी, ये हाइड्रोकार्बन रिंग्स हैं जिसमें से 3 जो हैं वो बेंजीन्स के डेरिवेटिव्स हैं और फोर्थ जो है वो मीडाजोल का डेरिवेटिव है, ठीक है। सो ये 4 रिंग जो हैं ये बेसिक जो है ना वो जिसे कहते हैं ना बेसिक स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल का, वो बना रहे हैं। उसके ऊपर वाली जो चेन है तकरीबन 7 से 8 जो है वो हाइड्रोकार्बन्स की जो चेन है, ये चेन जो है ना ये वेरी कर सकती है फ्रॉम डेरिवेटिव मॉलिक्यूल्स टू डेरिवेटिव मॉलिक्यूल्स, जो कि लाइक चूंकि हम जानते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल है उसके आगे बहुत से जो है ना वो डेरिवेटिव्स निकलते हैं। तो एक्चुअली उनके अंदर यही साइड चेन जो है या इन इस रिंग से एसोसिएटेड जो ग्रुप्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, जिससे जो है ना इसके डेरिवेटिव कंपाउंड जो हैं वो बनते चले जाते हैं। Has an 8 carbon branched hydrocarbon chains attached to 17 to D ring। डी रिंग के साथ जो है ना वो 17th कार्बन के ऊपर जो है ये 8 कार्बन की जो है वो चेन जुड़ती है। और यही हाइड्रोकार्बन की जो टेल है ये एक्चुअली इसकी डेरिवेशंस की तरफ लेकर आती है। अच्छा, 3 कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा होता है ये भी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसकी भी रिप्लेसमेंट होती रहती है विद डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, और उसी की मुनासबत से कोलेस्ट्रॉल के जो आगे डेरिवेटिव्स हैं वो बनते चले जाते हैं। अच्छा जी, डबल रिंग इसमें से जो है ना वो बी वाला है, जो कि कार्बन नंबर 5 टू 6 के दरमियान में जो है ना वो डबल रिंग बॉन्ड डबल बॉन्ड आ रहा है। इसके अलावा जो है ना वो पूरे रिंग स्ट्रक्चर में कहीं पे भी डबल बॉन्ड जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा। सो ये चीज़ याद रखनी है कि इन चारों रिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड जो है वो सिर्फ 5 और 6 नंबर कार्बन के दरमियान में ही है। अच्छा, फंक्शंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल जो हैं वो जो कोलेस्ट्रॉल्स के एस्टर्स हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे फैटी एसिड्स को फ्रॉम आवर एब्जॉर्ब्ड एब्डोमेन टू द डिपॉजिंग लिवर एंड देन अप टू द एडिपोज टिश्यूज, ठीक है। ये एक्चुअली ब्लड के अंदर फैटी एसिड्स की ट्रांसपोर्टेशन को जो है वो इंश्योर करते हैं।
दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो मैंने बताया कि वो मेम्ब्रेन की जो है ना वो मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूट मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और मेम्ब्रेन सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है ना रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है ना ये बहुत से बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एक्टिव मॉलिक्यूल्स के ना प्रिकर्सर के तौर पे यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स जो कि लिपिड्स को कैरी करते हैं। ये बात हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की। बाइल की सिंथेसिस के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स जो हैं, हार्मोन्स के लिए जो है ना वो बेसिक रोल प्रोवाइड कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल्स, ठीक है। जैसे गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन वगैरह हो गए, एस्ट्रोजन्स हो गए, ये सारे हार्मोन्स जो हैं वो एक्चुअली इन कोलेस्ट्रॉल्स की वजह से ही बनते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल्स की भी एक ख़ास अमाउंट, ज़्यादा नहीं लेकिन एक ख़ास अमाउंट का हमारी डाइट के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। विटामिन डी जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो उसकी सिंथेसिस में भी जो है ना ये इन्वॉल्व होते हैं। ये एक्चुअली प्रिकर्सर प्रोवाइड करते हैं विटामिन डी के सिंथेसिस के दौरान, एक हार्मोनल प्रिकर्सर प्रोवाइड करते हैं। सो ये हमारे पास जो है ना वो बेसिक डेरिवेटिव्स हैं। पीछे हमने कोलेस्ट्रॉल का बेसिक बैकबोन पढ़ा था, जैसे हमने कहा था कि 4 जो है उसकी ए बी सी डी रिंग्स हैं और उस रिंग्स के साथ एसोसिएटेड जो है ना वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स चेंज होते चले जाएंगे डिफरेंट पोजिशंस के ऊपर, और इनके डेरिवेटिव्स बनते चले जाएंगे। ये टेस्टोस्टेरोन है, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, एस्ट्राडियोल है, एल्डोस्टेरोन है, कॉर्टिसोल्स हैं। ये डिफरेंट हार्मोन्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल रोल प्ले करते हैं। सो ये स्टिरोल्स था, स्टिरोल का बेसिक स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट बात करते हैं जी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स के। फैट्स जो है ना वो केमिकली किस तरह से रिएक्ट करते हैं। हम लोग चूंकि इस कोर्स के अंदर जो है ना वो मेटाबॉलिज्म को भी डिस्कस करेंगे फैट्स का, तो फैट्स के मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करने से पहले उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि फैट्स जो है ना वो केमिकली किस तरह से बिहेव करते हैं। फिर बाद में ही हम लोग इनके जो है वो केमिकल रिएक्शंस को जो है वो पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। नंबर वन इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या है? हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। स्पोनिफिकेशन एंड स्पोनिफिकेशन नंबर, ये क्या चीज़ होती है इसको डिस्कस करते हैं अभी। रिएक्शन ड्यू टू द अनसेचुरेशन जिसको हम आयोडीनेशन नंबर भी कहते हैं, रेंसिडिटी। इन चारों प्रॉपर्टीज को जो है हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हाइड्रोलिसिस मैंने पहले बताया वाटर की वजह से लाइसिस, दिस कैन बी accomplished by heating fats with water at a high temperature and pressure. Hydrolysis of diet fats is done mostly by the enzymes lipases present in the pancreatic juice. हमारे जो पेंक्रियाज है उसमें से एक जो है ना वो लिक्विड निकलता है जिसको हम लोग पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं, और यही पेंक्रियाटिक जूस जो है उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन होता है, लाइपेजेस होते हैं जो कि एक्चुअली फैट्स की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, मतलब फैट्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू स्मॉलर पीसेस और फैट्स की डाइजेशन में हमें हेल्प आउट करते हैं। स्पॉनिफिकेशन एंड स्पॉनिफिकेशन नंबर। अच्छा, स्पॉनिफिकेशन से मुराद इस नाम से जो है ना वो कुछ साउंड कर रहा है जी, स्पॉन, स्पॉन फॉर्मेशन, ठीक है ना। स्पॉन यानी कि जो हमारे पास होते हैं सोप्स, सोप्स की फॉर्मेशन जो है ना उसके अंदर इन्वॉल्व है। सोप एक्चुअली हम लोग कहते हैं किसको? सबसे पहले तो हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। जो हमारे घरों में सोप्स होते हैं उन सोप्स के जो है ना दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन होता है हाइड्रोफिलिक जो कि एक्चुअली वाटर के साथ जो है ना वो डिज़ोल्व हो जाता है। दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक जो हमारे हैंड्स के ऊपर जो ऑयली मॉलिक्यूल होते हैं, जो ग्रीस के जो है वो या ऑयल के जितने भी दाग धब्बे होते हैं उनको जो है ना अपने अंदर डिज़ोल्व करवा लेता है, और इसी वजह से जो है ना हमारे जो कपड़ों के ऊपर ग्रीस वगैरह लगती है, चिकनाई वगैरह लगती है, वो एक्चुअली वो सोप के हाइड्रोफोबिक रीजन के अंदर जो है डिज़ोल्व हो जाते हैं, और जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है सोप का वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होकर उसको जो है ना वो ग्रीस को भी अपने साथ जो है वो ले जाता है। सो एक्चुअली ये सोप्स बनते किस तरह से हैं? जब भी आप लोगों ने जो है ना वो एसिड बेस का रिएक्शन पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि एक जो है ना वो सॉल्ट और एक वाटर जो है वो बन जाता है केमिस्ट्री के अंदर। अच्छा, अब स्पॉनिफिकेशन क्या, स्पेसिफिकली उस चीज़ की तरफ आते हैं। स्पॉनिफिकेशन हम लोग कहते हैं जी कि जब हम लोग किसी भी फैटी एसिड्स को या फैट्स को स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ बॉयल करते हैं, ठीक है, तो वो ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल में और साल्ट में जो है ना यानी कि अपने जो बेसिक साल्ट होते हैं फैटी एसिड्स का उसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि साल्ट फॉर्मेशन के अंदर जो है इनकी कन्वर्जन हो जाती है। अब हम लोगों ने पीछे जो है वो स्ट्रक्चर पढ़ा ही है। जब हम लोग इस स्ट्रक्चर को बॉयल करेंगे तो बॉयल करने के बाद ऑब्वियसली क्या होगा, ये यहाँ से बॉन्ड्स टूट जाएंगे, ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और ये जो फैटी एसिड की लॉन्ग चेन है इसके साथ जो है ना वो आयन वगैरह आके लग जाएगा और जिससे जो है ना वो सॉल्ट बन जाएंगे। तो एक्चुअली ये काम जो है ना वो स्पोनिफिकेशन के अंदर होता है।
कि किसी भी लिपिड्स को, फैट्स को जब स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ रिएक्ट किया जाता है तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट ग्लिसरॉल और सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब स्पोनिफिकेशन नंबर क्या है? किसी 1 ग्राम फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मिलीग्राम जो है ना वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड होते हैं? दिस इज नोन एज स्पोनिफिकेशन नंबर। यानी कि जितने ज़्यादा अमाउंट में, अब देखो एक जो हमारे पास आ रहा है ना फैटी एसिड का मॉलिक्यूल, उसके पास एक ही कार्बोक्सिलिक एंड है, तो इसका मतलब उसको एक ही मॉलिक्यूल चाहिए इस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का उसके साथ जो है वो न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन करने के लिए। तो अगर हमारे पास एक अननोन नंबर ऑफ फैटी एसिड्स हैं, लाइक आप घर में जो है ना वो एक कुकिंग ऑयल लेते हो, ठीक है, 1 मिलीग्राम 1 ग्राम जो है वो आप कुकिंग ऑयल लेते हो घर से डिफरेंट कंपनीज का, लाइक आप डालडा का लेते हो, सूफी का लेते हो, जो भी किसान वगैरह जितने भी हैं सबके जो है ना वो ऑयल्स लेते हो और उनको जो है ना 1 बाय 1 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की मिलीग्राम से जो है वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हो। जिस भी कुकिंग ऑयल का स्पॉनिफिकेशन नंबर जो है, यानी कि जिसके अंदर ज़्यादा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड होंगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसका मतलब उसका स्पॉनिफिकेशन नंबर हायर है। फैट्स विद हायर स्पॉनिफिकेशन नंबर हैव शॉर्ट फैटी एसिड चेन्स those containing fatty acids with long fat chain hydrocarbons। ठीक है, सो इसका ये मतलब हुआ कि जो भी कुकिंग ऑयल आप लोगों ने लिया जिसका स्पेसिफिकेशन नंबर ज़्यादा है, उसके अंदर जो है ना वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स की तादाद ज़्यादा थी। ठीक है, और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जो है ना वो अ, हमारी बॉडी के लिए जो है ना वो बेहतर होते हैं एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। यहाँ पे एग्जांपल भी वो दे रहा है कि बटर जो है वो एनरिच होता है, मोस्टली हायर स्पॉनिफिकेशन नंबर का होता है, इसका मतलब उसके अंदर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। सिमिलरली आयोडीन नंबर जो है ये एक्चुअली हमें बताता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में, कि कौन सा कुकिंग ऑयल या कौन सा जो ऑयल होगा उसके अंदर जो अनसैचुरेटेड या अनसैचुरेशन की जो तादाद है, यानी कि डबल बॉन्ड्स की जो तादाद है वो कितनी ज़्यादा है। The double bonds of unsaturated fatty acids in the fats undergoes reactions such as hydrogenation, halogenation and oxidation। आप लोगों ने ये बातें पढ़ी हुई हैं बेसिक केमिस्ट्री के अंदर, एफएससी में, कि हाइड्रोजनेशन क्या होता है, हैलोजिनेशन क्या होता है। हाइड्रोजनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स, हैलोजिनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप लाइक HCl को आप ऐड करते हैं इसके अंदर। ऑक्सीडेशन में आप जो है ना वो उसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। So, hydrogenation of liquid vegetable fats is done commercially to obtain solidified fats like बनास्पति और vegetable ghee and margarine। आप लोगों ने जो है ना वो घी जो है वो बनास्पति घी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब ये जो घी जो है एक्चुअली ये वेजिटेबल से बन रहा है। ठीक है, वेजिटेबल्स जो होते हैं, हमारे जितने भी प्लांट सोर्सेज है ना, जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स में हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर जो एक्सेस लिपिड्स होते हैं वो उसको स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑयल। ठीक है, और जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स अपनी बॉडी के अंदर जो है ना वो इन द फॉर्म ऑफ फैट्स जो है ना वो स्टोर करते हैं एक्सेस लिपिड्स को। अब चूंकि हम लोग अपने कुकिंग के अंदर जो है वो लिपिड्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अब बढ़ती हुई पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए इतने एनिमल्स से फैट्स obtain नहीं किए जा सकते, तो इसलिए जो है ना वो बना वेजिटेबल्स ऑयल को कन्वर्ट किया जाता है इनटू वेजिटेबल घी, जिसको हम लोग बनास्पति ऑयल जो है ना बनास्पति घी भी कहते हैं। और ये एक्चुअली किसके थ्रू किया जाता है? हाइड्रोजनेशन के थ्रू, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि डबल बॉन्ड को तोड़कर आप उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करवा दें और उसको जो है वो अनसैचुरेशन से सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर दें। ठीक है, सो जितने ज़्यादा जो है ना हमारे पास ये आयोडीन, अब इसमें आयोडीन नंबर से क्या मुराद है जी? नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन which will be absorbed by 100 gram of fats, more the unsaturated fatty acid the higher the iodine number and vice versa। यानी कि जितने ज़्यादा आयोडीन जो है मॉलिक्यूल यूज़ हुआ है उस फैट के अगेंस्ट, तो इसका मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स भी उतने ही ज़्यादा थे। जितना कम आयोडीन यूज हुआ है उसके अंदर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स भी उतने ही कम थे। सो एक्चुअली स्पॉनिफिकेशन हमें बताता है फैटी एसिड्स की जो चेन है, हाइड्रोकार्बन्स की चेन, उसकी लेंथ के बारे में। जो आयोडीन नंबर है ये हमें बताता है फैटी एसिड्स की चेन में मौजूद नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स के बारे में, कि कितने नंबर डबल बॉन्ड्स जो है ना उस
फैटी एसिड्स की चेन में मौजूद हैं। ठीक है, रेंसिडिटी एक और केमिकल प्रॉपर्टी है जो कि हमें फैट्स में देखने को मिलती है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपके घर में जो है ना वो ऑयल, घी वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ लाइक मलाई ही अगर आपने इकट्ठी करके फ्रिज में रखी हुई है, तो काफ़ी देर भी पड़े रहने से जो है ना उसके अंदर से एक ख़ास किस्म की स्मेल आना शुरू हो जाती है। ठीक है? और वो जो स्मेल, अनप्लेजेंट सी स्मेल और टेस्ट हो जाता है ना, सोरनेस सा हो जाता है, वो एक्चुअली उस फैट्स की जो है ना वो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, और उसी को हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। फैट्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाते हैं हवा में मौजूद जो एयर है उसकी वजह से। सो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स गिव राइज टू some short chain aldehydes and ketones with objectionable taste and odor। ठीक है ना, जब किसी भी फैट को काफ़ी अरसे तक पड़ा रहने देंगे, तो हवा में मौजूद जो है ना उसके मौजूद जो एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, उसके साथ उसकी ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगी, और एक बड़ी ही जो है ना वो अनप्लेजेंट सी स्मेल होगी, क्योंकि वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है ना वो जो हाइड्रोकार्बन्स की चेन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स की चेन्स कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे एल्डिहाइड्स एंड देन कीटोन्स के अंदर। आपने ये बात जो है ना वो बेसिक केमिस्ट्री में एफएससी में पढ़ी थी कि जब हाइड्रोकार्बन्स की ऑक्सीडेशन करवाते हैं हम लोग, तो वो कन्वर्ट होते हैं सबसे पहले अल्कोहल्स में, अल्कोहल्स की मजीद जब ऑक्सीडेशन होती है फिर वो एल्डिहाइड्स जो कीटोन्स में कन्वर्ट होते हैं, देन जब उसकी मजीद ऑक्सीडेशन होती है तो फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो है ना वो बनते हैं। सो हाइड्रोलिसिस भी हो जाती है कि स्लो जब हाइड्रोलिसिस हो रही है फैट्स की, रिजल्टिंग इन द लिबरेशन ऑफ शॉर्ट्स एंड फैटी एसिड्स हैव अ रेंसिड ऑर्डर एंड टेस्ट। अब हाइड्रोलिसिस की वजह से भी जो है ना लाइक बैक्टीरियाज वहाँ पर ग्रो करेंगे, वो उसकी फैट्स की जो है वो ऑक्सीडेशन करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से एक बड़ी अनप्लेजेंट सी जो है ना वो हमें ऑर्डर और टेस्ट देखने को मिलेगा। सो यहाँ तक हम लोगों ने आज डिस्कस किया। थैंक यू सो मच। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो क्वेश्चन कीजिएगा कमेंट्स में, और इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट लेक्चर्स में हम मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।